भी आप सभी का स्वागत है यूपी के मन की बात कार्यक्रम में। यूपी के मन की बात यानी कि आपके मन की बात। हमारे बीच अभी हमारे राज्य चिकित्सा मंत्री मैंकेश्वर जी हैं, साथ में सिंह साहब, और मैं इनके बारे में पहले बाद में बताऊंगा। थोड़ा मैं कार्यक्रम के बारे में आपको बता दूं। यूपी के मन की बात जो ये कार्यक्रम है, ये करीब करीब चौथा या पांचवा हमारा यहाँ पर ये कार्यक्रम है, जिसमें हम लगातार दिग्गजों से ये पूछते हैं कि यूपी किस दिशा में जा रहा है। बहुत सारे ऐसे सवाल करते हैं जो आपके मन के सवाल होते हैं। इस मंच के माध्यम से आपकी कोशिश करते हैं कि आपके सवालों को हम जिम्मेदारों तक पहुंचा सकें। ऐसे ही एक जिम्मेदार हमारे बीच हैं, मैंकेश्वर सिंह साहब हैं। आप मंत्री हैं, चिकित्सा मंत्री हैं, आप संसदीय राज्य मंत्री हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वो व्यक्ति हैं कि सरकार किसी की भी हो, आपका मंत्री रहना तय है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और एक बहुत बड़ी बात मैं कहता हूं कि आपकी विधानसभा में अगर कोई 25 साल का युवा है तो वो यही जानता कि विधायक तो एक ही है, यानी कि 5 बार से लगातार विधायक। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आप सिंह साहब का। सर आपका स्वागत है। पहला सवाल आपके विभाग से संबंधित। सबसे पहले तो आज बसंत पंचमी है, तो आपको, आपके सभी दर्शकों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज ही के दिन मेरे ख्याल से स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े सिपाही नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। मैं हृदय से उनको नमन करता हूं। और थैंक यू सर। पहली शुरुआत जो सवाल की मैं करूं वो आपके विभाग से संबंधित करूंगा। चिकित्सा विभाग बहुत बड़ा महकमा है। किसी भी प्रदेश के लिए या किसी भी देश के लिए रीढ़ की हड्डी होती है चिकित्सा, क्योंकि अगर चिकित्सा व्यवस्थाएं ठीक हैं तो ये मानिए कि सब कुछ ठीक है। तो क्या मानते हैं, उत्तर प्रदेश को कितना रेट करेंगे चिकित्सा की दृष्टि से आप? देखिए, पिछले 8 से 8.5 वर्षों में चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य, इन दोनों ही विषय में एक बहुत बड़ी छलांग हम लोगों ने लगाई है। 2017 में जब आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री बने, तब 40 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में थे और आज 21 मेडिकल कॉलेज पूरी तरीके से संचालित हैं। एम्स भी, 2 एम्स आ गए, एक रायबरेली, एक गोरखपुर। एक आंकड़ा मैं छोटा सा आपको देना चाहूंगा। 1 साल में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों विभाग के छोटे से पीएचसी से लेकर मेडिकल कॉलेज तक लगभग 48 करोड़ की हमारी ओपीडी है। ये केवल सरकारी अस्पतालों का मैं आंकड़ा बता रहा हूं। 1 साल में हम लोग 8.5 लाख से अधिक मेजर ऑपरेशंस करते हैं। मेजर मतलब बड़े ऑपरेशंस। और 10 लाख से अधिक हम लोग माइनर ऑपरेशंस करते हैं। अगर मैं कहूं, उत्तर प्रदेश के लोग ही नहीं, हमारे आसपास के, चाहे वो हरियाणा के हों, चाहे पंजाब के हों, चाहे छत्तीसगढ़ के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे झारखंड के हों, और यहाँ तक कि नेपाल के, यहाँ तक के भी मरीज हमारे यहाँ आते हैं और उनको हम पूरी तरीके से उनका इलाज में हम लोग किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य सिस्टम अगर ठीक रहेगा तो जो मैंने आपको बताया, ये कुछ राज्य, बिहार भी इसमें शामिल है, हम इन प्रदेशों के भी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। हाँ, अब कभी कभी आप देखते होंगे अखबारों में या चैनलों में आ जाता है कि फलाने अस्पताल में मरीज को या कंधे पे लाद के लेके गया। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसका 10-12 साल का बच्चा है और उसको अचानक से कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो घर से भागेगा तो टैक्सी का इंतजार नहीं करेगा या एम्बुलेंस का इंतजार नहीं करेगा। वो अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाएगा और अपने बच्चे को अपने कंधे पे लेके भागेगा अस्पताल। लेकिन हम क्या दिखाते हैं,
कि एम्बुलेंस के अभाव में, तो मेरा एक आग्रह हमेशा रहता है ये कि कभी कभी कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं, लेकिन हम नेगेटिव चीज के ऊपर, और भारत में विशेषकर नेगेटिव चीज के ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं, और जो पॉजिटिव चीजें हैं वो हम लोग भूल जाते हैं। तो मेरा एक आग्रह ये रहता है कि अगर हम लोग पॉजिटिव देखें, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है और मुख्यमंत्री जी का जो पूरा उनका निश्चय है कि हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज हो, हम लोग उस पर पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। 6 जनपद अभी ऐसे बचे हैं जहां पे मेडिकल कॉलेज नहीं है। पीपीपी मॉडल पे हम लोग वहां पे काम कर रहे हैं, और मुझे पूरी आशा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के 75 के 75 जनपदों में एक मेडिकल कॉलेज जरूर होगा। क्या बात है, क्योंकि ये अच्छी अच्छी बातें तो मैंने सुन ली। मैं यकीन रखता हूं कुछ अंदर का निकाल कर लेकर आऊं। अगर मैं ये पूछूं कि चिकित्सा व्यवस्था, जो यहाँ की चिकित्सा और स्वास्थ्य शिक्षा या व्यवस्था जो है वो कुछ और हो सकती है? नहीं, निश्चित तौर पे बिल्कुल। अभी मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं परफेक्ट हूं, और जिस दिन मैं ये सोचना जाऊंगा कि परफेक्ट हो गए तो उस दिन कुछ कर भी नहीं पाएंगे। देखिए, डॉक्टरों की कमी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अभी तक हमारे पास जितने हॉस्पिटल थे, तो हम जो हमारी जनसंख्या है उस जनसंख्या के हिसाब से हमारे पास डॉक्टर थे ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर निकल ही नहीं रहे थे। भाई, हमारे पास 2500 सीटें थी, और आज हमारे पास 12,500 सीटें हैं एमबीबीएस की। और अगले आने वाले 2-3 सालों में आप देखेंगे जो हमारी कमी है डॉक्टरों की, और जो एक मानक है, अंतर्राष्ट्रीय मानक है कि इतनी जनसंख्या पे इतने डॉक्टर होने चाहिए, वो हम बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे। आने वाले 3 से मैक्सिमम 4 साल। हमारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की हमारे पास कमी है। अब सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आएंगे कहाँ से? अभी तक जैसे एमडी है या एमएस है, इनकी हमारे पास केवल 1200 सीटें थी, आज वो 4,500 सीटें हो गई हैं। तो समय के साथ साथ ये कमी भी पूरी होगी। हमारा, मुझे कहने में भी संकोच नहीं है, पहले आप देखिए लगभग 450 के करीब नर्सिंग कॉलेजेस हैं पूरे यूपी में। 2-3 साल पहले हम लोगों ने क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया से इनका सर्वे करवाया, और आप यकीन नहीं मानेंगे, उनकी रैंकिंग की ABCD में 450 कॉलेजेस में 50 कॉलेज केवल ऐसे निकले जो A रैंक के थे। क्या बात। एक सबसे बड़ा सुधार जो हम लोग, इसको आप नवाचार भी कह सकते हैं, हम लोग ने जो पिछले 3 सालों में शुरू किया है कि कोई नर्सिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज खुल जाए, लेकिन खुलने के साथ साथ अगर हम वहां पे अच्छी पढ़ाई उन बच्चों को नहीं देंगे। अब बहुत सारे बच्चे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं जिनको नर्सिंग का कोर्स किए हुए हैं, लेकिन डिग्री है, आता कुछ नहीं है। तो इस तरह के नर्सिंग कॉलेज खोलने से फायदा क्या है? अब हम लोगों ने पिछले 3 साल से धीमे धीमे कड़ाई करना भी शुरू किया है कि आप अच्छी फैकल्टी रखिए। और नर्सिंग कॉलेज तो ज़्यादातर प्राइवेट ही हैं, इन 450 में ज़्यादातर प्राइवेट हैं, सरकारी तो कम है। सरकारी भी अब हम लोग जहाँ जहाँ मेडिकल कॉलेज नया खोल रहे हैं वहाँ पे एक नर्सिंग कॉलेज भी खोल रहे हैं। तो मेडिकल लाइन में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा डॉक्टर या हमारा जो नर्सिंग स्टाफ है या हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो अपने काम में दक्ष हो, और साथ ही साथ लोगों के साथ उसका व्यवहार कैसा हो। आपने सरकारी अस्पतालों में देखा होगा, चाहे आप ट्रॉमा सेंटर चले जाएं, 5 से 8,000 लोगों की भीड़ वहां परमानेंट लगी रहती है। अब एक डॉक्टर जो 8 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी कर रहा है, कभी कभी वो चिड़चिड़ा भी हो जाता है। तो ये सब छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है, हम लोग समझाते भी रहते हैं और उनका कोर्स भी कराते रहते हैं कि कैसे लोगों से व्यवहार करें। अब कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो नहीं रोकी जा सकती हैं, तो लेकिन मैं ये कहने में बिल्कुल पूरी तरह संतुष्ट हूं कि 2017 से और अब तक बहुत ज्यादा सुधार हुआ, और हम लोग लगातार सुधार इसमें करते जा रहे हैं। कल 24 जनवरी है, यानी कि यूपी का स्थापना दिवस। कल बहुत सारे कार्यक्रम रहेंगे,
तो क्या मानते हैं यूपी के स्थापना दिवस में हम अपने जब हालात बताएंगे चिकित्सा के, क्योंकि आप दोनों सरकारों में रहे हैं, आप यहां भी हैं और वहां भी थे पहले, तो क्या लगता है जो व्यवस्थाएं वहां थी अच्छी हुई हैं, खराब हुई हैं, वो बेहतर थे या आप बेहतर हैं अभी किस सिनेरियो के अनुसार? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस समय बेहतर हो रही है। और देखिए, मुझे लगता है कि सरकारें सभी काम करने में लगी रहती हैं और सबने अपने अपने समय में काम किया है। बेहतर कौन करता है, ज्यादा डिलीवर कौन कर सकता है, इसमें अंतर आता है। और डिलीवरी में मुझे लगता है कि ये सरकार बहुत आगे है, इसमें मैं इस सरकार को 100 में 100 नंबर दूंगा। और एक तो होता है सर्वांगीण विकास, मुझे कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है, चाहे आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं या कांग्रेस की बात कर रहे हैं या बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे हैं। मैंने देखा इन सरकारों में जो भी विकास होता है वो एक पर्टिकुलर कुछ एरियोज में ज्यादा हो जाता है। सैफई में हो गया, अम्बेडकर नगर में हो गया, जो जहां का है वहीं पे हो गया। लेकिन भाजपा की सरकार में जो भी विकास हो रहा है वो पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वांगीण विकास हो रहा है, कोई स्पेसिफिक एक जगह पे नहीं हो रहा है। तो और कुछ लोगों का नहीं हो रहा है, सबका हो रहा है। और ये सबका हो रहा है, मैं बड़े ही पूरे उसके साथ कह रहा हूं कि सबका ही विकास हो रहा है। क्या बात है। मैं मैंकेश्वर जी से पूछना चाहूंगा कि अगर 5 पॉइंटों में यूपी के विकास को डिस्क्राइब करें तो वो 5 पॉइंट कौन से होंगे? देखिए, एक तो सबसे बड़ा स्वास्थ्य का ही है। स्वास्थ्य में बहुत लंबी छलांग हम लोग ने लगाई है और आगे भी हम लोग इसको लगाते रहेंगे। दूसरा सबसे बड़ा है इंफ्रास्ट्रक्चर का। आज उत्तर प्रदेश की सड़कें अगर आप देखें बहुत ही बेहतरीन है, और खासकर हमारा जो हाईवेज है वो भी इन 10-11 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हमारे पास देश की सबसे ज्यादा हाईवेज हैं, इतनी मेरे ख्याल से अब 7 या 8 हो गई है। तो इस पे हम लोग बहुत आगे हो गए हैं। इसके साथ अगर आप देखें जो भी सरकारी स्कीमें हैं, चाहे वो केंद्र की स्कीमें हो, उन सब में मेरे ख्याल से 99% केंद्र की जितनी भी केंद्र सहायतित जितनी भी स्कीमें हैं उन सब में हम पहले नंबर पे हैं। मतलब इम्प्लीमेंटेशन, डिलीवरी में उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में हम लोग सबसे ज्यादा पूरे भारत में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास हम लोग ने बनवाए। 5.5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड हम लोग ने बनाए। ये छोटी मोटी संख्या नहीं है 5.5 करोड़। तो मुझे लगता है कि सरकार वही सफल जो अपने स्कीम्स इंप्लीमेंट कर दे या केंद्र की स्कीमें इंप्लीमेंट कर दे, वही सरकार सफल है। मैं शाहजहांपुर जिले से आता हूं आपके उत्तर प्रदेश, और नोएडा में भी आवास है, जयपुर में भी एक चैनल है हमारा, वहां भी बैठता हूं। तो मैं पिछले दिनों जब शाहजहांपुर जाता था तो जब चिकित्सा की बात आती थी कि साहब कहाँ जाएं जहां पर हमें सारा सब कुछ एक जगह पर मिल जाए, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कल को जब वो मुझसे ये सवाल पूछें तो मैं उनको क्या जवाब दूं कि शाहजहांपुर के बाद मुझे कहां जाना चाहिए अच्छी चिकित्सा के लिए? देखिए, चिकित्सा तो आपको लगभग हर जनपद में मिल जाएगी, और अच्छी, अब ये देखिए हर जगह की अलग अलग वो रहती है। अब अभी कुछ चीजें तो अभी आगे आने वाली हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्राथमिक जो स्वास्थ्य है वो तो आपको हर जगह मिल जाएगा। अब हर चीज, जैसे लखनऊ में हमारे 3 बड़े संस्थान हैं। गोरखपुर में बीआरडी कॉलेज है, प्लस वहां पे आपका एम्स भी चल रहा है, रायबरेली में भी एम्स चल रहा है, और शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज तो है ही है, तो वहां भी आपको ज्यादातर मिल ही जाएगा। कैंसर के लिए आपको बाबूजी के नाम से कैंसर संस्थान यहाँ पे लखनऊ में खुल गया है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। कैंसर की हमारी दूसरी संस्था बीएचयू में बहुत अच्छा काम कर रही है, वो तो टाटा के थ्रू ही पूरे उसको किया जा रहा है। तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग जगह पे है ही है। कैंसर के लिए कानपुर भी बहुत बड़ा हमारा वहाँ जो कैंसर इंस्टीट्यूट है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। बच्चों के लिए अगर आप करेंगे तो मैं आपको एक बताऊं, एक हमारा पीजीआई चाइल्ड है नोएडा में, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं हमारे पीजीआई चाइल्ड नोएडा में दिल्ली तक के बच्चे आते हैं। क्या बात। और हमारा ये जो ब्लड कैंसर एक होता है
उसका जो हमारा एक डिपार्टमेंट है वहाँ पे पीजीआई चाइल्ड नोएडा में, वो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का सबसे अच्छा डिपार्टमेंट हमारा है। और वहाँ की जो हमारी एचओडी है, उन्होंने आज तक करीब करीब 70 ट्रांसप्लांट किए हैं और 70 के 70 सफल हुए हैं। क्या बात। और वो ये जो हमारा डिपार्टमेंट है इसका ब्लड कैंसर का, ये वर्ल्ड क्लास है। आपको कभी मौका मिले तो आप वहां जाके देखिएगा, आपको आनंद आ जाएगा। तो मतलब मैं अब जब जाऊंगा शाहजहांपुर तो कहूंगा कि यूपी में चिकित्सा व्यवस्था सारी सुधर गई है, जैसा कि कमिटमेंट आपने मुझे किया है कि आप चाहे शाहजहांपुर में रहिए, चाहे लखनऊ जाइए, चाहे नोएडा जाइए, चाहे आगरा जाइए, आपको चिकित्सा सुविधाएं अच्छी मिलेंगी, इस बात की गारंटी आप देते हैं। बहरहाल देखिए, बिल्कुल मेरा विजन तो ये है कि 2047 तक हर 18 मंडल है हमारे, हर मंडल में किडनी ट्रांसप्लांट की व्यवस्था हो और जितने भी बड़े शहर हैं उन सब शहरों में लिवर ट्रांसप्लांट की व्यवस्था हो। और एक चीज में अभी हम लोग बहुत पीछे हैं, जो लंग्स ट्रांसप्लांट है, हमारे यहाँ आज तक एक भी लंग्स ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है। और हमारा जो विजन है, हमारे जो डिपार्टमेंट का विजन है कि 2047 तक हम लोग कम से कम 2 ऐसे इंस्टीट्यूट बनाएं जहां पे लंग्स में भी हम लोग आगे बढ़े। मतलब ये मानिए ये पाइपलाइन पर है, आपके दिमाग में है और इसको आप करेंगे। हाँ बिल्कुल, इसको ये तो करना ही करना। देखिए अभी केवल एक ही जगह है चेन्नई पूरे भारत में, तो उसके मद्देनजर यूपी में भी ये होना चाहिए। क्योंकि लगातार चिकित्सा के विषय में हम बात कर ही रहे थे, तमाम चीजें, तमाम आंकड़े जो आपने रखे, बहुत सारी चीजें आपने बताई। अब थोड़ा इससे इतर चलते हैं, क्योंकि जब तक एक मंत्री बैठा हुआ हो मंच पे और यूपी के मन की बात हो, यूपी के मन की बात 2027 चुनाव सामने है, चुनाव आने वाले हैं, तो यूपी के एक और मन की बात है। क्या मानते हैं कि जो आपने काम किए 9 साल तो पूरे कर ही लिए, क्या मानते हैं इस बार 2027 में क्या रहने वाला है आपका? 2027 में देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तो 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है और मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है। एक 2017 में जो रिकॉर्ड बना था उसको भी हम लोग तोड़ेंगे और निश्चित तौर पे तोड़ेंगे, क्योंकि विपक्ष में कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है और उत्तर प्रदेश की जनता के दिल में योगी आदित्यनाथ है। तमाम विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि इस बार तो जो एसआईआर से हमने खेल किया वो भाजपा को कहीं ना कहीं बैकफुट पर लेकर आए। क्या है ये एसआईआर का मैटर, क्या है? बहुत लोग समझना चाह रहे हैं। देखिए, एसआईआर एक सारे वोट काट दिया आपने। एसआईआर एक आवश्यक चीज थी। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा उसका नाम अगर वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए तो इससे किसी को क्या ऐतराज है, या जो व्यक्ति के 2 जगह नाम हो उसका नाम अगर एक जगह रह जाए, एक जगह से कट जाए, इसमें किसी को क्या ऐतराज है। और अगर कोई व्यक्ति बांग्लादेश का रहने वाला है, पाकिस्तान का रहने वाला है, उसका वोट यहाँ की वोटर लिस्ट में चढ़ा हो और उसका नाम कट जाए, इसमें किसी को क्या परेशानी आ सकती है? और अगर परेशानी आ रही है तो आवे, मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। तो एसआईआर आप सही मानते हैं कि एसआईआर हुआ, अच्छा हुआ? एसआईआर नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, एसआईआर का एक पहलू ये भी है कि जनसंख्या का 65% वोटर होता है और जनसंख्या हमारी जो है, वोटर, नए वोटर जो हमारे हैं वो बढ़ नहीं पा रहे थे इस वजह से। तो इस वजह से भी एसआईआर बहुत आवश्यक था। और ये एसआईआर पहली बार नहीं हुआ है, ये कई बार हो चुका है। कांग्रेस के जमाने में हो चुका है, समाजवादी पार्टी के जमाने में हो चुका है, हमारे जमाने में तो पहली बार हो रहा है। तो एसआईआर लगभग हर 20 साल पे होता रहता है।
कई लोग मिलते हैं मुझे, नोएडा में मिलते हैं, जयपुर बैठा हूं, मुंबई बैठा हूं, कहते हैं यार मेरा घर तो मुंबई में है, जयपुर में है, नोएडा में है, लेकिन एक वो फील था ना अपने गांव से जुड़े रहने का, जो पहचान पत्र होता था मेरा, वो यार SIR ने काट दिया। तो ये तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी तोड़ दी ना अपने युवाओं की। अब आप हमको ये बताइए, क्या आपका 2 जगह नाम रहे ये उचित है? बिल्कुल नहीं, संवैधानिक तो उचित नहीं। तो फिर या जो मांग जो लोग कर रहे हैं कि उनका नोएडा में भी नाम रहे, लखनऊ में भी रहे और देहात में भी रहे, इसका मतलब वो संविधान के खिलाफ है? और अगर उनके पेट में दर्द हो रहा है तो मेरे पास उसकी दवाई नहीं है। तो क्या मानते हैं अब तक, जब पहले जब SIR नहीं हुई थी, अब जो SIR हो चुकी है, तो पहले ये मानते थे कि फर्जी वोट पड़ता था, कुछ जो भी आंकड़े कटे हैं जो वोट। अब कांग्रेस के जमाने में और समाजवादी पार्टी के जमाने में फर्जी वोट तो जरूर पड़ता था। आप दोनों पार्टियों में हैं, या आप पहले समाजवादी में थे, आप भाजपा में? मैं उसके पहले भाजपा में था। उससे पहले भाजपा में थे, ठीक है। तो मतलब आप मानते हैं कि समाजवादी कहीं ना कहीं वोट चोरी में रहती है, SIR से क्लैरिटी आई है, एकदम पारदर्शिता आ गई? निश्चित तौर पे। अच्छा, चलो आपको एक जानकारी दे दूं, जब एंटरिम सरकार बननी थी भारत की, तो CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 14 लोग थे। बिल्कुल ठीक। उन 14 लोगों ने प्रधानमंत्री चुना। 13 वोट मिले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, ठीक है। 1 वोट मिला कामराज जी को, और 0 वोट पाए जवाहरलाल नेहरू। और प्रधानमंत्री कौन बना एंटरिम सरकार का? जवाहरलाल नेहरू। तो सबसे बड़ा वोट चोर कौन हुआ? 0 वोट पाने वाला प्रधानमंत्री बन गया, 1 वोट पाने वाला प्रधानमंत्री नहीं बना, और 13 वोट पाने वाला भी प्रधानमंत्री नहीं बना 14 में से। तो वोट चोर कौन हुआ? राहुल गांधी जी के परदाना ही तो हुए ना। हाँ। आपने राहुल गांधी और परदादा जवाहरलाल नेहरू जी की बात करी, अभी बीच में मुद्दा भी उठाया था, प्रियंका गांधी ने कहा कि जितना कोसना हो जवाहरलाल नेहरू को एक सेशन बुला के कोस लो और उसके बाद विकास की बात करें। तो आपको लगता है कि जो उन्होंने कहा वो ठीक था? कि भाजपा कोसती है, ऐसा उनका कहना था। अगर उनका कहा हम लोग मान भी ले, तो अगर एक सेशन बुला के इसके ऊपर चर्चा की भी जाएगी तो वो अपनी बात कह के भाग जाएंगे, हमारी सुनेंगे नहीं। उनके पास दम ही नहीं है हमारी बात सुनने का। आप देखें, आप जब भी देखें, चाहे पार्लियामेंट का सेशन हो, चाहे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में असेंबली का सेशन होता है, विपक्ष अपनी बात कह के वॉकआउट करके भाग जाता है, हमारा जवाब सुनता ही नहीं है, सरकार की बात सुनती नहीं है। तो वो कहीं स्टैंड ही नहीं करते, और बहस में तो कहीं स्टैंड नहीं करेंगे। आप मंत्री समाजवादी सरकार में भी थे, आप मंत्री भाजपा में भी हैं, तो आपको अच्छा क्या लगता है भाजपा में जो समाजवादी में नहीं था? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा ना कि एक संकुचित सोच, ऐसा नहीं है कि विकास उन्होंने किया नहीं, लेकिन कुछ इलाकों में, और भारतीय जनता पार्टी की एक सबसे बड़ी खूबी है कि सबके साथ, सबका विकास। कोई भी जनपद ऐसा नहीं छूटा है, चाहे विपक्ष का भी कोई विधायक हो, मेरे ख्याल से इस वित्तीय वर्ष में ऐसी कोई भी विधानसभा नहीं होगी जहां 20 किलोमीटर से कम सड़क बनी हो। नई सड़क। ऐसा नहीं है कि हम मंत्री हैं या हम सत्ता पक्ष के विधायक हैं तो हमको 100 किलोमीटर सड़क मिल गई, और विपक्षी का कोई विधायक है उसको 1 किलोमीटर सड़क नहीं मिली। विपक्षी के यहाँ 20 किलोमीटर बनी हो सकता है, वहां 22 बन गई हो, लेकिन 22 का 30 नहीं है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। मैं एक बात समझने की कोशिश करी, मेरे मित्र जो हैं वो समाजवादी से भाजपा में आए, मंत्री भी हैं, कई सारे विधायक भी हैं जो अभी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, समाजवादी से भाजपा में आए। तो एक फैक्टर की बात होती, जब भी हम लोग बैठते हैं तो एक फैक्टर होता है कि यार वो भाजपा में वो मौज नहीं है। तो ये समाजवादी में कौन सी मौज थी जो भाजपा में नहीं मिल पा रही? मैं आपको बता रहा हूं, देखिए यहीं पे एक वो जेपी सेंटर है, आजकल आपने सुना होगा, बहुत समाजवादी पार्टी के लोग उसका उछाल रहे हैं। आपको मालूम है जब ये बनना शुरू हुआ तो इसकी कीमत क्या थी बनने की? एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, 400 कुछ करोड़, 400 कुछ करोड़ रुपए में ये JPNIC बन जाना था। फिर हो गया 800 कुछ करोड़,
और खर्चा कितना हुआ आपको मालूम है? 1700 करोड़। और तब भी बन नहीं पाया, तब भी बन नहीं पाया। 400 करोड़ की जो चीज थी उसमें लग गए 1700 करोड़ और बन तब भी नहीं पाया। अब यही मौज थी 1300 करोड़ की, जो भाजपा में नहीं है। जो नहीं है। वाह। अब इसीलिए काम भी ज्यादा हो जा रहा है। हमारा जो चीज 400 करोड़ रुपए में बनना है वो 400 करोड़ रुपए में बनेगा, उससे ज्यादा नहीं। और ये क्या करते थे, 400 करोड़ की चीज में 1700 करोड़ खर्चा करते थे, वो 1300 करोड़ गायब हो जाता था। अब यही मौज है। अब ये मौज नहीं मिल रही भाई, तो अब उसके लिए क्या करें? क्या बात है, आपने मौज फैक्टर को बहुत अच्छे तरीके से इलेबोरेट किया। और हमारे भी रजनी तिवारी जी हैं, उच्च शिक्षा मंत्री हैं आप, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम। क्योंकि ये दौर ऐसे ही चलता रहेगा, आप भी इस मंच पे यहाँ बैठी होंगी, फिर ऐसे ही सवाल होंगे। तो एक सवाल ये है कि 5 बार से आप लगातार विधायक हैं, मतलब कुल मिलाकर अगर जोड़ा जाए तो एक बच्चा पैदा हुआ होगा 25 साल पहले, 24 साल पहले, उसने नेता के तौर पर तो आपको ही देखा होगा। तो ये क्या मानते हैं, ये युवाओं में और ये लोगों में इतना क्रेज 5-5 बार रिपीट करना तो बहुत बड़ी बात होती है, कैसे कर पाए? अब आप जहां से हैं वहां तो 8 बार। 8 बार सुरेश कुमार खन्ना जी। खन्ना जी 8 या 9 बार? 9वीं बार। 9वीं बार है। तो अब ये ईश्वर की कृपा है और मुझे ईश्वर में पूरा विश्वास है, ईश्वर को मैं मानता हूं और ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, उनकी कृपा। हालांकि मैं शुरू से ही राजनीति में, जैसा मैंने अभी आपको नीचे बताया था, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि राजनीति में नेताओं को ना कहना सीखना चाहिए, तो मैं बहुत पहले ना सीख चुका हूं। एक परसेप्शन क्रिएट हुआ है लोगों में। परसेप्शन ये है कि नेताओं की चलती नहीं, अधिकारी सब कुछ सिस्टम चला रहे हैं। तो ये मैं अगर आपसे समझूं तो ऐसा क्या है, ये मुझे समझ नहीं आया कि करने वाले तो आप ही सब हैं, फील्ड तक आप ही लेकर जाते हैं, तो ये परसेप्शन कहां से आ गया? अब पिछले मैं 9 साल से तो देख रहा हूं, जो मैं चाहता हूं वही होता है। लेकिन अगर आप जो चाहेंगे वो संवैधानिक रूप से हो, वो सही हो, कानूनी रूप से सही हो, तो जो आप चाहेंगे वो होगा। कोई अधिकारी उसमें टाल मटोल नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि ये 700 करोड़ रुपए की चीज 1500 करोड़ रुपए में बने, तो वो नहीं होगा भाई। क्या बात है, चिकित्सा संबंधित और राजनीतिक क्या जवाब आपने दिया, आपको बहुत बहुत साधुवाद है, जोरदार तालियां आपके लिए। अब एक बहुत विशेष राउंड होता है, इसको बोलते हैं रैपिड फायर राउंड। इसमें मैं क्या करता हूं कि कुछ नाम लेता हूं और आपको बताना पड़ता है, लेकिन इसको थोड़ा सा उलट करेंगे हम। मैं आपको 2 नाम दूंगा और आपको यह बताना होगा कि इसमें से अच्छा कौन है, इसमें से अच्छा कौन है। अब दोनों अच्छे हुए तो आप दोनों बता सकते हैं, दोनों अच्छे हुए तो आपका परसेप्शन रहेगा उसमें। राहुल गांधी और अखिलेश यादव? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव अच्छे। योगी जी, मोदी जी? हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में मोदी जी, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में योगी जी। क्या बात। मायावती या शिवपाल चच्चा? शिवपाल जी। अच्छा, आपका काफी समय बीता है उनके साथ, इसलिए शायद, या फिर आपको पर्सनली लगता है कि नहीं? कह सकते हैं, एक थोड़ा सा मित्रता थी, शिवपाल जी से मित्रवत व्यवहार करते थे, तो उठना बैठना बहुत रहा है। देखिए, कोई विपक्ष में है उसके साथ हम बैठ नहीं सकते क्या? कुछ लोग होते हैं, मैंने देखा है कि विधानसभा की लिफ्ट है, विधानसभा की लिफ्ट में कोई व्यक्ति पहले से खड़ा है तो उसके साथ जाने में उनको संकोच है। मुझे लगता है ये राजनीति में बहुत गलत है। और विचारों में अगर कुछ अलगाव है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बैठ नहीं सकते, खा पी नहीं सकते बैठ के, ये सब संकुचित विचारधारा है। अगर मैं पूछूं आपसे कि आपको प्रदेश कौन सा अच्छा लगता है देश के अंदर? देखिए, मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति हो उसको अपनी मातृभूमि से विशेष प्यार रहता है। अब आप कभी 10-15 दिन के लिए कहीं बाहर चले जाइए घूमने,
तो 10 दिन बाद लगता है कि यार बहुत हो गया, वापस चलो। तो निश्चित तौर पे लखनऊ से अच्छा तो आप यूपी में ही अगर मान लीजिए आप हम प्रयागराज चले जाए तो 2 दिन तो ठीक है, 2-3 दिन के बाद फिर घर की याद आती है। फिर हाँ लखनऊ चलो, अब आदत सी पड़ गई है एक तरीके से, आप कह लीजिए। लंबा समय बिताया आपने राजनीति में, कोई एक हॉबी होती है ना, सभी की होती है। किसी को गाना गाना पसंद होता है, किसी को नाचना पसंद होता है, किसी को अपनी बात बतना रखना, है ना। आपको क्या पसंद है सबसे ज्यादा जब आप पास टाइम में राजनीति के इतर करते हैं? देखिए, खाने का शौक है और खाना बनाने का भी शौक है। वाह, तो आप हेल्प करते हैं? नहीं, हेल्प नहीं करते हैं। हाँ। हेल्प करते मतलब से आपका क्या है? अरे वाह, नहीं, आपका मतलब क्या, हेल्प करते हैं मतलब क्या है? मतलब हेल्प करते हैं मतलब खाना बनाने में हेल्प करते हैं आप? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि अपनी पत्नी का हेल्प करते हैं कि नहीं करते? यस यस यस। नहीं, वो मेरा हेल्प करते हैं। और अमूमन कुछ दिन है जहाँ जब मैं ही बनाता हूँ और वो तो खाना बनाती ही नहीं। वाह, ये बहुत बड़ी बात है। कोई खुल के मंच पर यानी कि नेशनल टेलीविजन पर कोई ओहदेदार व्यक्ति ये कह रहा है कि जो है ये महिला का एक सम्मान है और इस सम्मान के लिए आपको साधुवाद। और ये काम जो है, ये काम हमारा ही, हम लोग का ही है, रजनी जी का नहीं है। रसोइये को हिंदी में क्या कहते हैं? कुक। जी नहीं, ये तो अंग्रेजी हुआ। हिंदी में? हाँ, हिंदी में अब ये तो आपने ही सवाल दाग दिया मुझ पे। महाराज जी। बावर्ची। बावर्ची। यस। बावर्ची उर्दू हुआ। उर्दू हो गया बावर्ची तो। और आप जितने भी नाम लेंगे, जिस भाषा में लेंगे, सब पुल्लिंग होंगे, स्त्रीलिंग नहीं होगा। रसोइया सब पुल्लिंग है। तो खाना बनाने का काम एक्चुअली पुरुषों का था। ये टोटल फर्जिफिकेशन है कि महिलाओं का काम है खाना बनाना। शेफ, ये भी पुल्लिंग है। कुक, शेफ। तो मेरा तो विचार है कि हम लोग एक संगठन बना के ये काम रजनी जी से हम लोग वापस अपने पास ले लें। क्या बात है। महिला सशक्तिकरण की ऐसी परिभाषा शायद ही किसी ने दी होगी। आपका बहुत बहुत साधुवाद। बहुत अच्छी तरीके से आपने जवाब दिए, सवालों के जवाब दिए। आप अच्छी तरीके से विभाग को लेवरेज किया, अपनी पर्सनल लाइफ को बताया, सोचने के नजरिए को बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रंजना, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद।